So our today's topic is on drug design. So let us write the title first, drug design. We know that drug designing, basically we are dealing with what you understand by drug design first of all. ठीक है, introduction हम already देख चुके हैं. So we are just going into the lead compounds as well as the QSR, structure activity relationship, in the development of any drug. ठीक है. So first we will see what is this basically drug design called as. So if you want a medicine which can be helpful to mankind for life for living being, and it may help in reducing the um, effects, reducing the toxicity or reducing any particular diseases from the body, we need some kind of drugs that should be taken inside the body. And the drug which we are taking, it should have some parameters which should be acceptable, or there must be some factors which may affect the property of that particular design drug which we are intaking into the body. Okay, so it is very essential to design the drug complete criteria, how it is working in our body when we take it, or we can say that what can be the physiochemical factors which can affect it, and what will be the reactivity of that drug in our body, and what is the time system with respect to that body, and what is the physiobiological interface of that drug when it go inside our body. ठीक है. तो फिजियो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन मैंने पहले भी बता रखा है आपको इंट्रोडक्शन में कि व्हेन वी इनटेक इट एंड हाउ इट इज रिएक्टिंग इनसाइड आवर बायोलॉजिकल सिस्टम, वो ड्रग कैसे कैरी आउट हो रही है, कितनी इफेक्टिव हो रही है, ये सारी चीजें हम ड्रग डिजाइन के अंदर इस टॉपिक के अंदर समझ सकते हैं कि प्रॉपर एक अच्छी ड्रग को डिजाइन करने के लिए there must be some factors which are responsible, like we have already discussed on the factors. So just I'm writing the points, मैं कुछ basic point लिख दे रही हूँ. So there are some factors which affect basically the development of new drug. Okay, जो new drug के development को affect करता है, तो वो ऐसे कौन से factors हैं? तो as I already told you, there are basically 4-5 factors. तो पहला factor है आपका medicinal objective. क्या है वो? मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट फैक्टर. सेकंड फैक्टर है आपका एबिलिटी ऑफ द केमिस्ट. थर्ड पॉइंट है आपका स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर drug, screening facility, you can say that, for that particular drug which we are working on. और नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट फैसिलिटी, मतलब वेदर ऑल द इक्विपमेंट्स आर प्रोवाइडेड, सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं उस ड्रग को बनाने के लिए. ये सारी चीजें भी एक अहम रोल प्ले करते हैं किसी अच्छी ड्रग के डिजाइन को डेवलप करने के लिए. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कॉस्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट कितनी पड़ रही है, ज्यादा कॉस्टली पड़ती है तो वो एक अच्छी ड्रग के ऊपर इफेक्टिवनेस लाने में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इकोनॉमी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी ड्रग को डिजाइन करने के लिए. तो मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली किस चीज के लिए कहा जा रहा है कि अगर हमने कोई नई ड्रग बनाई है और वो हमारी बॉडी में सक्सेस है कि फेल है, मतलब वो इफेक्ट दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, तो ये हो गया मेडिकल ऑब्जेक्टिव. इस बात को ध्यान रख के एक नई ड्रग बनाई जाती है. दूसरी कौन सी बात को ध्यान रख के ड्रग बनाई जाती है? एबिलिटी ऑफ द केमिस्ट. भाई जो मेडिसिन बना रहा है उसके अंदर वो स्किल्स हैं कि नहीं, उसके वो फॉर्मूले पे उसकी नॉलेज है कि नहीं, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है उस ड्रग को बनाने के लिए, उस पे उसकी बायोलॉजिकल सिस्टम से कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, उस चीज पे भी केमिस्ट जो ड्रग बना रहा है उसको उसकी कंप्लीट नॉलेज है कि नहीं, जो भी उसका आइडिया है ड्रग बनाने का, उसको डिजाइन करने का, वो ओरिजिनल है कि नहीं. और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट ये है कि जो भी वो ऑर्गेनाइज कर रहा है या जो भी प्लानिंग कर रहा है, उस रिसर्च कर रहा है उस ड्रग को बनाने के लिए, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बना रहा है, वो सक्सेस देगा कि नहीं. ये सारी चीज अंदर आती है एबिलिटी ऑफ द केमिस्ट के, कि काबिलियत क्या है उस केमिस्ट की उस ड्रग को बनाने के लिए. थर्ड फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग फैसिलिटी ऑफ द ड्रग. मैंने अभी बताया कि भाई कोई अगर ड्रग है हम डेवलप करा रहे हैं
तो वो स्क्रीनिंग पे कुछ हद तक डिपेंड कर रहा है। स्क्रीनिंग क्या हो गया? किसी ड्रग की स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? कोई ड्रग क्लिनिकली कितनी यूजफुल है और कितनी केपेबल है, क्या पोटेंशियल है उस ड्रग का, जब हम उसको टेस्ट करते हैं, तो वो हो गई स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग क्या होती है? टेस्टिंग ऑफ द ड्रग। बेसिकली हम टेस्ट करते हैं उस ड्रग को कि वो सही बैठ रही है कि नहीं, हमारे काम की है कि नहीं, वो कितनी क्लिनिकली इफेक्टिव है, क्या पोटेंशियल है उस ड्रग का हमारी बॉडी में, अगर हम लेंगे तो किस हद तक वो कारगर होगी, लेने पे हमें किस हद तक रिजल्ट देगी, बेटर रिजल्ट्स देगी। तो ये होती है स्क्रीनिंग टेस्ट कि वो काम भी कर रही है कि नहीं। और हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स ड्रग को बना के उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, ये भी स्क्रीनिंग फैसिलिटी ऑफ द ड्रग में आता है। ठीक है। डी पॉइंट होता है डेवलपमेंट फैसिलिटी। अगर हम कोई ड्रग बना रहे, कोई न्यू ड्रग बना रहे, तो उसके लिए फिजियोकेमिकल फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है, मतलब उसका फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, और एनवायरनमेंट वैसा होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि बायो एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, वो बायो एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, मतलब ऐसा कंपाउंड जो बॉडी पे एक्टिव हो और नॉन टॉक्सिक हो, विच कैन रिजल्ट इन द बेटर रिजल्ट्स। और कुछ टेक्नोलॉजीज हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट हेल्प कर सकें हमको, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें उस ड्रग को डिजाइन करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है कॉस्ट। जैसे कि मैंने कहा, कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी ड्रग को डिजाइन करने के लिए। तो क्या रूट हम ले रहे हैं, रूट का मतलब हो गया कौन सा वे हम कर रहे हैं या कौन सा रास्ता हम ले रहे हैं उस ड्रग को बनाने का। तो वो रूट ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, वो प्रोसेस जिससे हम एक न्यू ड्रग बना रहे हैं, क्या वो हमारे लिए महंगा पड़ रहा है, क्या हमारे लिए कॉस्टली पड़ रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी ड्रग को डिजाइन करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं अगर हम कोई ड्रग को बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ड्रग को सिर्फ बना नहीं रहे हैं, हम उस पर पूरी प्लानिंग करते हैं, हम बेसिकली उसके फिजिकल फैक्टर्स, उसका बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, उसका बायोफिजिकल इंटरेक्शन, बायो फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन, इन सारे फैक्टर्स पे भी हमें ध्यान रखना होता है। और अदर फैक्टर्स तो होते ही हैं, टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, एक्टिवनेस, इनएक्टिवनेस, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिक ये सब फैक्टर्स इन बेसिक 4-5 क्राइटेरियाज में आते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है जो आज का मेन डिस्कशन का टॉपिक है, जो है लीड कंपाउंड। इसको हम लीड कंपाउंड कहेंगे, लेड कंपाउंड नहीं कहेंगे, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज अबाउट लीड कंपाउंड्स, या क्या सोर्स है लीड्स कंपाउंड का, और कैसे ये लीड कंपाउंड्स मॉडिफाइड फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो एक पूरा टॉपिक है लीड कंपाउंड्स, लीड जनरेशन, मतलब लीड कंपाउंड जनरेशन या कौन से सोर्स हैं इसको बनाने के, एंड लीड मॉडिफिकेशन। ये सारे फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो अब ये वर्ड सामने आता है कि लीड कंपाउंड है क्या, बेसिकली लीड कंपाउंड होते क्या है। ठीक। तो अगर हम लीड कंपाउंड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं दीज आर सच कंपाउंड which are the starting point when a drug is designing. Okay, मतलब हम कह सकते हैं a lead compound is the starting point when designing a new drug. किसी भी नए ड्रग को बनाने का पहला स्टेप या पहला कंपाउंड जो हम यूज करते हैं, दैट इज लीड कंपाउंड। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो। ठीक है। और इन लीड कंपाउंड्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली, कि उसके अंदर थेरापेटिकल इफेक्ट्स होने चाहिए, जो किसी ड्रग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो एसेंशियल हैं किसी ड्रग के लिए, ऐसी प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, जैसे कि थेरापेटिकल प्रॉपर्टी, मतलब हम उसको बॉडी में ले रहे हैं तो वो कितनी इफेक्टिव हो रही है, कितना हमें क्योर कर रही है, कितना हमें ठीक कर रही है, वो प्रॉपर्टीज भी उस पर डिपेंड होनी चाहिए। और इसके सोर्स, लीड कंपाउंड के सोर्स क्या है?
लीड कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं हमको, सोर्स क्या होते हैं इसके? सोर्स होते हैं इसके दो बेसिकली, और वो दो सोर्स है, एक नेचुरल सोर्स है और एक क्या है आपका, सिंथेटिक। नेचुरल सोर्स मतलब जो नेचर में मिलता है, ठीक है। और सिंथेटिक बोलते हैं तो वो क्या होता है, जिसको हम डेवलप करते हैं, हम सिंथेसाइज करते हैं लैब में, ठीक है। और इनकी जो भी डिजाइनिंग होती है, इस ड्रग की इस पूरे प्रोसेस में जो डिजाइनिंग होती है, इसकी स्टडी और इसको आइडेंटिफाई कह लो, इसको बनने के बाद इसको आइडेंटिफाई किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। किससे? स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई किया जाता है, और बेसिकली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से इसकी स्टडी की जाती है। क्योंकि एनएमआर से हमें ये पता चलता है, जब भी हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन सी ड्रग है, ये चीजें हमें क्लियर हो जाती है, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते, पहचान पाते हैं, ठीक है। और कुछ टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं, और कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ये देखने के लिए कि इन लीड कंपाउंड्स की फिजियोकेमिकल बिहेवियर क्या है या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये बॉडी पे क्या इफेक्ट दिखा रहे हैं, कैसे इफेक्ट्स दिखा रहे हैं, ये स्टडी करने के लिए हम कुछ टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। एंड इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं एंड साइड इफेक्ट्स पता चल जाते हैं, इन साइड इफेक्ट्स को रिमूव कराया जाता है, इन साइड इफेक्ट्स को रिमूव कराया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लीड कंपाउंड्स की एसेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। मतलब अगर कोई लीड कंपाउंड है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो बाइंडिंग साइट, रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे बाउंड कर जाए, ठीक है। रिसेप्टर का बाउंडिंग साइट का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कोई बायोलॉजिकल सेल है और उसके बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब मान लीजिए हमारे पास हमारा लीड कंपाउंड है, ठीक है। अब ये लीड कंपाउंड जैसे ही, अब इसमें कई सेल्स होती है बॉडी में, तो जैसे ही ये लीड कंपाउंड बॉडी में आता है या हम लेते हैं तो ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, और रिसेप्टर्स एक्टिव होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स एक्टिव होने की वजह से ये लीड कंपाउंड्स इनसे जाके बंधने लगते हैं, बाउंड होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? बाउंड होने लगते हैं। तो उसमें किसी भी लीड कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है कि वो जो रिसेप्टर है, सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो इनको अपने से जोड़ लेते हैं, उनके साथ इनकी जो बॉन्डिंग है या उनका जो बाइंडिंग कह सकते हो, बाइंडिंग साइट प्रॉपर होना चाहिए, वो अच्छे से बाइंड करना चाहिए। तो वहां मतलब आपके जो भी सेल है वहां पे बाइंडिंग साइट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, हम इन लीड्स कंपाउंड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो एंटागोनिस्ट की तरह भी बाइंड हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर हमने इस लीड कंपाउंड्स में मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, हमने भैया यहाँ पे लीड कंपाउंड यहाँ पे हमने जोड़ा, अब हमने यहाँ पे इस लीड कंपाउंड के बेसिक मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंज किया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, एंटागोनस्ट साइट हो जाएगी, ठीक है, अगर हमने इसको मॉडिफाई किया तो। अब ये एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है इस वर्ड से, एंटागोनिस्टिक वर्ड से ये क्या समझाना चाह रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप एक एग्जाम्पल लीजिए लीड कंपाउंड का। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया हमने हिस्टामीन, क्या लिया हमने, हिस्टामीन लिया, ठीक है। हिस्टामीन बेसिकली हम यूज करते हैं हिस्टामिन को, और हिस्टामिन एक लीड कंपाउंड है और इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम दूसरे फॉर्म में डेवलप करते हैं, मॉडिफाई करके इसको डेवलप करते हैं दूसरे फॉर्म में। और वो डेवलपमेंट क्या है, इसका नाम क्या है, इसको मतलब चेंजेस लाके इसके मॉलिक्यूल में कुछ सीक्वेंसिंग चेंज करके या इसके ग्रुपिंग चेंज करके
हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सिमेटिडाइन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया? सिमेटिडाइन में। हिस्टामिन को मॉडिफाई किया, उसको डेवलप किया, किसमें? सिमेटिडाइन में कन्वर्ट किया। और ये जो सिमेटिडाइन है बेसिकली ये एक एंटी अल्सर अल्सर ड्रग है, सॉरी, अल्सर ड्रग। ओके, लेट मी राइट इट इन अ करेक्ट मैन, एंटी अल्सर ड्रग। ठीक है, तो अब आप देख लिया, मैं यहाँ पे जो वर्ड मैंने एंटागोनास्टिक बाइंड बोला, उसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हिस्टामिन ज्यादा, हिस्टामिन का काम क्या है? जो स्टमक होता है उसकी वॉल्स पे रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक है, स्टमक की वॉल्स पे रिसेप्टर लगे होते हैं। तो ये जो हिस्टामिन होता है ना वहां पे, ये रिसेप्टर्स पे, इन रिसेप्टर्स पे, क्योंकि ये एक लीड कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हिस्टामिन इन अ फॉर्म ऑफ लीड कंपाउंड ये यहाँ पे बाइंड कर जाता है। तो इसकी बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाता है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस को स्टमक के अंदर ज्यादा रिलीज कर देता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो जब गैस्ट्रिक जूस को हाई परसेंटेज में रिलीज करेगा वहां पे, तो क्या हो जाएगा? अल्सर की चांसेस होने लगती हैं, अल्सर हो सकते हैं पेट में, है ना? तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या हो गया? एगोनोस्टिक। क्या बिहेवियर हो गया? एगोनोस्टिक। तब हिस्टामिन क्या कहला रही है? एगोनोस्टिक, मतलब वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है, उसको एगोनोस्टिक ड्रग बोल सकते हैं हम। ठीक, एगोनोस्टिक बिहेवियर बोल सकते हैं। मतलब इस पूरे प्रोसेस को, ये जो नॉर्मल एक्ट कर रही है, इसको आप एगोनोस्टिक बोलते हैं। ठीक, अब मैंने इसी हिस्टामिन में इस एज अ ड्रग की तरह मैं इसको यूज करना चाहूँ, तो मैंने क्या करा, इसको एक लीड कंपाउंड माना। क्योंकि लीड कंपाउंड क्या होते हैं? शुरू में बताया, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी मॉडिफाइड ड्रग को बनाना, किसी भी एक ड्रग को बनाने के लिए जो पहला पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं लीड कंपाउंड। तो हिस्टामीन हमारा लीड कंपाउंड हो गया, जो कि एगोनोस्टिक है, जो कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस की स्टमक में क्वांटिटी को बढ़ा दे रहा है रिसेप्टर से जुड़ के। अब हमने इसमें मॉडिफिकेशन करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सिमेटिडाइन में। तो सिमेटिडाइन का यूज क्या है, फंक्शन क्या है? जहां पे ये गैस्ट्रिक जूस को ज्यादा रिलीज करवा रहा है, तो ये ये अल्सर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एंटी अल्सर हो गई। तो एक तरीके की ये क्या कहलाएगी? एंटागोनास्टिक। क्या कहलाएगी? एंटागोनास्टिक ड्रग। ठीक है, तो ये बॉडी में चली गई आपके। तो जैसे ही ये यहाँ पे गई, यहाँ पे क्या हुआ? जो भी गैस्ट्रिक जूस कौन गई? एंटागोनास्टिक ड्रग सीमेटिडाइड गई। तो ये हिस्टामीन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया, क्योंकि इसने मॉडिफिकेशन कर दिया हिस्टाडाइन का, जो एक लीड कंपाउंड था। और हमने एक नई ड्रग बना दी, सेमेटिडाइन बना दी, जिसने अल्सर के प्रोडक्शन को बॉडी में रोक दिया। ठीक है, या कम कर दिया। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जो ज्यादा रिलीज हो रहा था उसको कंट्रोल कर लिया इसने। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो फिजियोकेमिकल इफेक्ट है, ये भी टेस्ट करना जरूरी होता है लीड कंपाउंड में। इसीलिए ये वर्ड यूज हुआ है, लीड कंपाउंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को भी स्टडी किया जाता है बेसिकली उसमें, इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया लीड कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं सोर्सेस क्या है। लीड कंपाउंड्स क्या है हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे सोर्सेस क्या है लीड कंपाउंड। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लीड कंपाउंड? ठीक है, मैंने अभी बताया था, एक नेचुरल सोर्सेज होते हैं जो सभी को पता है, और एक होते हैं सिंथेटिक सोर्सेज। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे नेचुरल सोर्सेज में देख लेते हैं। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट वी विल राइट नेचुरल सोर्सेज, जिनसे हमें लीड कंपाउंड्स मिलते हैं। और एक होता है हमारा सिंथेटिक, जिसको हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज में कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। कम से कम 3-4 एग्जांपल्स याद रख लीजिए आप, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर आंसरिंग। ठीक है, इनको आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। जैसे कि आप नेचुरल सोर्सेज के कई एग्जांपल हो सकते हैं। लेट मी राइट द एग्जांपल। सो कुछ एग्जांपल जैसे चाइनीज प्लांट एक होता है, चाइनीज प्लांट। ठीक है, नेचुरल सोर्स है, जिससे हमें कौन सी ड्रग मिलती है? हमें मिलती है एल्टीमिस
निन। ओके, एर्टिमिसनिन मिलती है, और ये होती है किस क्लास ऑफ द ड्रग के अंदर आती है ये? एंटी एंटी मलेरियल। किसके अंदर आती है? एंटी मलेरियल के अंदर आती है। ठीक, एक एग्जाम्पल ये हो गया, कॉमन बता रहे हैं जो आप इजीली याद रख सको। नेक्स्ट है स्नेक विनम, स्नेक का जहर, विनम। ठीक है, स्नेक विनम में कौन सी ड्रग बनती है स्नेक के जहर से? बनती है कैप्रो कैप्टोप्रिल। ठीक है, कैप्टोप्रिल बनती है, जो कि किसकी तरह काम करती है, उसका रोल क्या है? जैसे इसमें बनती है एल्टीमिसिन, इसका रोल है एंटी मलेरियल, तो इसका कौन सी क्लास के अंदर आ जाता है? इसका रोल होता है एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, जो भी साइड इफेक्ट्स है, हाइपरटेंसिवनेस है, उसको कम कर देती है। कौन सी ड्रग? कैप्टोप्रिल, जो कि स्नेक के वेनम से बनती है। एक कैंसर को भी के लिए भी बनती है नेचुरल, दैट इज यू ट्री से बनती है। यू ट्री से हमें मिलता है एक ड्रग मिलती है, यू ट्री से हमें एक ड्रग मिलती है, और वो होती है टैक्सोल। ठीक है, इस टैक्सोल का रोल क्या है इसका? व्हाट इज द रोल? इट इज एंटी कैंसर। ये क्या है आपकी? एंटी कैंसर है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स आप याद रख लीजिएगा। जैसे ओसीमियम ट्री है, एक और हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लीव्स ऑफ, पत्ते होते हैं ना ओसीमियम के, ओसीमियम ट्री के जो लीव्स होती हैं, इससे हमें एक ड्रग मिलती है, और उस ड्रग का नाम क्या है? उस ड्रग का नाम है क्विनाइन। ओके, ये क्विनाइन ड्रग एंटी मलेरियल है। कैसी है? एंटी मलेरियल। ठीक है, तो आपको ये कुछ नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये बस 3-4 नाम याद रख लीजिए। चाइनीज प्लांट से एक ड्रग मिलती है जो कि एर्टिमिस्निन है, जो कि एंटी मलेरियल है। स्नेक वेनम से मिलती है कैप्टोप्रिल, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। यू ट्री से मिलती है हमें टेक्सोल, जो कि एंटी कैंसर है, और ओसीमम ट्री की लीव्स से हमें मिलती है क्विनाइन, जो कि एंटी मलेरियल है। ठीक है, तो ये ड्रग्स हो गई। और सिंथेटिक में आपका एक एग्जांपल दे दोगे, दैट इज मोर देन एनफ। और वहां पर पे आप बता सकते हो एक सिंथेटिक ड्रग की क्लास होती है, एंड दैट इज प्रो प्रोनटोसिल। ठीक है, प्रोनटोसिल बता सकते हो, जिसको डाई के फॉर्म में सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, और इसका फर्दर यूज किया जाता है सल्फोनामाइड ड्रग्स के बनाने में। सल्फोनामाइड, जो कि एंटी बैक्टीरियल है। क्या है इसमें? एंटी बैक्टीरियल ड्रग, बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोक देती है। ठीक है, अच्छा, सल्फोनामाइड बोल दिया, सल्फर आ गया, मतलब वो वैसे ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक, तो अगर हम वापस आ जाते हैं, अगर हम नेचुरल ड्रग, नेचुरल सोर्सेज जो हैं जिनसे हमें ड्रग ऑब्टेन्ड हो रही है, जैसे कुछ एग्जांपल बताए मैंने, तो उसके लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स याद कर लेते हैं कि कौन-कौन सी ड्रग्स हमें मिलती हैं। जैसे क्विनीन अपन ने लिखा, उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, अल्टीमिसनिन लिखा, उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। टेक्सोल का याद होना चाहिए। कोई एक स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि मैं एक और ड्रग बता देती हूँ, पॉपीज़ प्लांट होता है ना, पॉपीज़ का जो प्लांट होता है, इस पॉपीज़ प्लांट से हमें मिलती है मॉर्फाइन। क्या मिलती है हमें? मॉर्फाइन ड्रग। और ये ड्रग एनाल्गेसिक्स का काम करती है। किसका काम करती है? एनाल्गेसिक्स का काम करती है। ठीक है, जस्ट जो पेन्स होते हैं माइनर, उनके लिए यूज होती है। ठीक, अब यहाँ पर पे इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए कि मॉर्फाइन ड्रग का स्ट्रक्चर क्या है, जिससे सिंथेटिक में जैसे यू कैन इजिली ड्रॉ, इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम, तो एक स्ट्रक्चर आप बता दें तो आपके आंसर में वेटेज रहती है। यू शुड एटलीस्ट गिव द स्ट्रक्चर। ओके, so let us see what can be the structure for morphine. We can find out. So this is the structure, right? And you can see the structure is quite easy to make, not hard. ठीक, ये structure होता है morphine का. And if any modification is needed, we can do. वैसे तो structure सही है,
ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ओनली वन बॉन्डिंग इज लाइक दिस, ओके, इज लाइक दिस एंड देन दिस, ओके, अप टिल हियर एंड देन इट इज कनेक्टेड टू दिस नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरीके से बॉन्डिंग होता है। मैं फिर से फेयर आउट कर लेती हूँ, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, तो एक बार इस लाइन को मिटा के फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको इन दोनों के बीच में, इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉर्फाइन ड्रग। क्या होती है ये? मॉर्फाइन ड्रग होती है, ठीक है। ओके देन, तो एक ड्रग का स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, किसी भी एक ड्रग का, ठीक। उसी तरीके से कई और भी ड्रग्स हैं, कॉम्ब्रेस्टेरिन है जो कि एंटी कैंसर की तरह यूज होती है। तो एक दो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखिए, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल जो वेनम वाला है, वो मैंने आपसे कहा था कि उसको अच्छे से याद रखिएगा। स्नेक वेनम से हमें कौन सी ड्रग मिलती है? स्नेक वेनम से हमें मिलता है, मैंने बताया था, कैप्टोप्रिल मिलता है, जो कि ड्रग है बेसिकली, ठीक। ओके, और ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के फॉर्म में इसका यूज होता है, ठीक। तो हम इस कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हाउ इट लुक लाइक। तो दो स्ट्रक्चर काफी हैं याद रखने के लिए। यू कैन रिमेंबर एनी टू स्ट्रक्चर, दैट इज मोर देन एनफ। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट। आप देखते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, COH यहाँ पे, और यहाँ एक नाइट्रोजन है। so let me draw it again, let me draw it with a red pen. Nitrogen, this is nitrogen over here. This is the bond and this is again the bond and this is nitrogen over here, and then it is like this and then this. आप एक ही कलर के पेन से बना सकते हैं। मुझे फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से दिखाने थे या अटैचमेंट मुझे दिखाने थे, इसलिए मैंने रेड पेन से कर दिया। और ये होता है CH3, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसका है? कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इट इज अटैच्ड, ओके। तो इस तरीके से कई स्ट्रक्चर हैं, दो तीन याद रखने हैं, ज्यादा याद मत रखिए। जितना याद हो सके आपको उतना ही याद रखना है, अननेसेसरी का एक्स्ट्रा याद मत रखिए। जहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे आप एक्स्ट्रा याद रखिए। इतना काफी है इंट्रोडक्शन के लिए लीड कंपाउंड्स के। सेकंड है आपका सिंथेटिक, सिंथेटिक सोर्सेज का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंथेटिक सोर्सेज मैंने आपको भी बताया, जैसे कि प्रोंटोसिल है, प्रोंटोसिल, प्रोन प्रोंटोसिल, ओके, PRONTOSIL, ठीक है। प्रोंटोसिल जो हम बनाते हैं, प्रोंटोसिल हम सिंथेसाइज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोंटोसिल। दिस इज अगेन अ ड्रग बट इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लैब, ओके, मैन मेड, ठीक है। एज अ डाई हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। सो लेट अस सी एन NH2 ओवर हियर, फिर बेंजीन रिंग बना दीजिए, फिर आप यहाँ NH2 बना दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड N, and then it goes like this. This is the structure of frontosil. Okay, so this is the complete introduction to lead compounds and the sources.